उनको लेके आया। तो जब उन्होंने टाइम एंड डेस्टिनी की अंग्रेजी का अपना भाषण दिया, वो बिजी हो गए दूसरे कामों में। सरदार पटेल की तरफ देखा तो सरदार पटेल ने जिस शख्स को वहां बुला के रखा था, ये राष्ट्र उसका नाम नहीं जानता, क्योंकि हमें बॉलीवुड के छुचोरों के नाम याद है। उसी बॉलीवुड के उस दौर में एक महान आत्मा थी, उसका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से कहा कि आपको वंदे मातरम गाने के लिए मंच पे जाना है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का वंदे मातरम भारत की आजाद संसद में गाया। और दूसरे दिन 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का गाया हुआ पूरा वंदे मातरम AIR से रिलीज किया। मेरा सिर्फ इतना ही सा सवाल है, 46 में किसी ने क्या किया, 47 में किसी ने क्या किया, 37 में किसी ने क्या किया? अगर ये भारत आज़ाद हो गया था और है, तो फिर भारत की संसद में आज भी अधूरा वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, जब आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया? ये सोच करके एक मुहिम के तहत आप जैसों में हज़ारों ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हम सामान्य नागरिक के तौर पे नहीं पहुँच सकते। इन्हीं भाषणों को सुन करके इस देश में एक ऐसा शख्स जिसको शायद मैं कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता कि मेरा कोई संबंध, कोई ताल्लुक भी हो सकता है, इन्हीं भाषण सुन करके एक ऐसे शख्स के कान में ये आवाज़ चली गई जो 1937 में पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुआ था और 1947 में जो ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, उस लाशों से भरी ट्रेन में उस 10 साल के बच्चे को किसी ने फेंक दिया। वो उसी के अंदर बैठा रहा और अमृतसर पे ट्रेन रुक गई, फिर वहाँ लाशें नहीं उतरने दी। दिल्ली में आई तो लाशें गिरने लगी, उसमें से एक बच्चा रोता हुआ निकला तो लोग बोले ये जिंदा बच गया, जिंदा बच गया। उस बच्चे को कुछ लोगों ने मदद की, फिर वो कहीं किसी आश्रम में चला गया, कहीं किसी टेंट में चला गया और किस स्ट्रगल करते करते फिर वो स्कूल में पढ़ा, कैसे पढ़ा। लेकिन जानते हैं वो आदमी आज कौन है और जीवित है? वो है 85 साल का देश का महानायक मनोज कुमार। उस मनोज कुमार साहब ने मुझे फोन किया और तब मैंने उनसे मिलने गया। वो ठीक नहीं थे, कोविड का समय था। तब मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा लता दीदी इस समय जीवित हैं और बहुत तबीयत उनकी ठीक नहीं है। मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस देश में 10-5 करोड़ लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहा तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उन्होंने लता जी से कहा क्या आप चाहते हैं? मैंने कहा उनसे सिर्फ मुझे इतनी परमिशन दिलवा दीजिए, ना मेरी तो कोई हैसियत है, ना वो मुझे जानती हैं। तो उस समय थोड़ा हालात ठीक नहीं थे, तो मनोज जी ने उनसे बात की कि लता जी ऐसे ऐसे ये हैं। तो बोली मैंने उनको एक बार सुना है। तो उन्होंने कहा ये वही आदमी हैं, इनका कोई बिजनेस से संबंध नहीं है। ये चाहते हैं कि आपने आनंद मठ में जो वंदे मातरम गाया है वो पूरा गाया है। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चों के लिए एक बुक मार्क बनाया है मैंने, ताकि आज के युवा पीढ़ी को ये बता सके कि भाई भगत सिंह कौन था, सावरकर कौन थे, सुभाष कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। ये तो सिर्फ एक बहाना था। इसके नीचे जब लता दीदी ने इसकी परमिशन दे दी, और ये दुर्भाग्य है, समय की बात है, कुछ काम कब होते हैं, कुछ काम कब नहीं होते, वो इस बीच में अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उन्होंने मनोज जी से हाँ कर दी। मैंने उनकी हाँ को मान लिया और फिर मैंने इस मुहिम को चलाया कि ये जो QR कोड उस पर बना है ये किसी बैंक का अकाउंट नहीं है। ये QR कोड लता जी की परमिशन लेकर के हमने इस पे डाला और इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो इसमें पूरा वंदे मातरम 4 मिनट 48 सेकंड का आपको सुनाई देगा। मेरी मुहिम में साथ दीजिए, इतना ही आपसे साथ चाहता हूं कि भारत की आजाद संसद बन गई है ना। अभी उस संसद का इनॉग्रेशन होना है। ये मेरे भाग में
कैसे कुछ चीज़ें आती हैं मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने कहा ये पूरा जीवन का सफ़र मेरी मर्जी से नहीं चल रहा। एक बहुत बड़े अधिकारी ने संपर्क करके मुझे बताया कि इस लोकसभा और राज्यसभा की बिल्डिंग में क्या क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे तो पता है मैं सार्वजनिक कर नहीं सकता। जिस दिन भी उसका इनॉग्रेशन होगा, कई हजार लोग छतों से कूद के जान देंगे। इसलिए समय ऐसा है, बहुत ज़्यादा सवाल न करें। उसी के तहत मैंने ये मुहिम चलाई है कि इस आज़ाद भारत की संसद में जब पहला सत्र हो तो वंदे मातरम इस देश की स्वर लता गायिका लता मंगेशकर भारत रत्न को श्रद्धांजलि देते हुए उनके गाए हुए इस वंदे मातरम को संसद में पूरा बजाया जाए। और जब ये संसद में पूरा बजेगा